अगर कोई बॉडी या पार्टिकल की बात करें तो अ पार्टिकल, एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, कोई भी रिफर कर दो, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल और अ बॉडी, it can have either of the two states. There are two states possible for it. Two states. कौन सा दो स्टेट? तो एक को बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट। दूसरा स्टेट कौन सा है? तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो एनी बॉडी कैन हैव आइदर ऑफ द टू स्टेट, या वो एकदम, या वो रेस्ट पे होगा, या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता होगा। अ बॉडी कैन हैव आइदर ऑफ द टू स्टेट्स, पर अगर उसे अपना स्टेट चेंज करना है, यानी स्टेडी स्टेट से मोशन में आना है, इफ द बॉडी वांट्स टू चेंज द स्टेट, स्टेडी स्टेट से मोशन में आना है या मोशन से स्टेडी होना है, तो अपने आप नहीं हो सकता। वी नो वेरी वेल दैट अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन स्टेशनरी, जब तक उसको ये सपोज ये पेन यहाँ पे हाथ पे पड़ा हुआ है, अब मुझे उसे मूव करना है तो होगा अपने आप? नहीं, आई हैव टू आइदर पुश इट और पुल इट, यानी आई हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा फोर्स, सम एक्स्ट्रा एजेंसी, सम एक्स्ट्रा एजेंसी इन ऑर्डर टू मेक इट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। अगर आपका व्हीकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे अगर रोकना है तो क्या करोगे? या उसकी स्पीड अप या डाउन करनी है तो क्या करोगे? अगर स्पीड बढ़ानी है तो आप एक्सेलरेटर दोगे, यानी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। रोकना हो तो आप ब्रेक लगाओगे, यू आर गिविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है। या स्पीड कम करनी हो तो भी ब्रेक अप्लाई करोगे, यू आर प्रोवाइडिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एजेंसी। द बॉडी इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, द बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट बाय इटसेल्फ, सम एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड, and that external agency we say force. So force is required to change the state. Unless until this force applies on the body is not able to change its state. Such a property of body to maintain its state of rest or state of uniform motion, that property is called inertia. So inertia यानी क्या? Property of a body to maintain its state. यानी stationary body stationary, moving body moving, constant speed से move करता रहे, that's called inertia. The body is not capable of changing its state by itself. That is called the property of inertia. मतलब बॉडी अपना खुद का स्टेट चेंज नहीं कर सकता, वो इनर्शिया हो गया। पर अगर बॉडी को चेंज करना हो तो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बराबर है। ये फोर्स क्या करेगा? दिस फोर्स ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड मेक्स द बॉडी टू मूव। इट ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड मेक्स द बॉडी टू मूव। ये इनर्शिया बेसिकली क्या है? स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा, मूविंग हो तो मूविंग रहेगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व यानी क्या? जड़, जड़ यानी क्या? स्टेडी एकदम। बोलते हैं ना हम लोग घर पे नॉर्मली फ्री बैठे होते हैं तो क्या करते हैं? नहीं तो हमारा वेकेशन नॉर्मली ऐसा होता है कि एक जगह कोई बैठ जाते हैं एंड यू मोबाइल मंतर रहे हैं या फिर रिमोट से टीवी देख रहे हैं, बस वहाँ पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा विल नॉट बी मूविंग फ्रॉम द प्लेस। और पेरेंट मम्मी आके चिल्लाएगी जड़ जैसा है, हिलता ही नहीं अपनी जगह से, बस गेम लेके बैठ गया तो बैठ गया, हिला ही नहीं, जड़ जैसा है। वो जड़ के बेस पर से प्रॉपर्टीज पर जड़त्व है। स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा, भाग रहा हो तो भागता रहेगा, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स चाहिए। तो फोर्स का काम क्या है? इट ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड मेक्स द बॉडी टू मूव। फोर्स ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड मेक्स द बॉडी टू मूव, बराबर है। अब अगर मान लो एक हैवी बॉडी होता, मोर मास, तो उसको मूव करने के लिए मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, बराबर है। उसको मूव करने के लिए मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। एंड अगर लाइटर बॉडी होता, लेस मास, तो उसको मूव करने के लिए लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। मोर मास से बॉडी रिक्वायर्स मोर फोर्स, लेस मास से बॉडी रिक्वायर्स लेस फोर्स। अब मोर फोर्स कब चाहिए? फोर्स का ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो ज्यादा फोर्स चाहिए, मतलब क्या हो गया? मोर इनर्शिया। ज्यादा फोर्स कब चाहिए? जब इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ओवरकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो मोर फोर्स रिक्वायर्ड मींस मोर इनर्शिया, मतलब मोर मास हैज मोर इनर्शिया। लेस फोर्स रिक्वायर्ड, अगर बॉडी में लेस इनर्शिया तो लेस फोर्स चाहिए, एंड देयरफॉर वी से दैट लेस मास इज सिमिलर टू लेस इनर्शिया। यानी कि देखो तो मोर इनर्शिया मोर मास, लेस इनर्शिया लेस मास, यानी कि मास कितना है उसके ऊपर से इनर्शिया का प्रॉपर्टी आएगा। तो वी
give a very important statement. Mass is a measure of inertia. Mass is a measure of inertia. बॉडी के पास inertia प्रॉपर्टी कितनी है वो मास बताता है. हैवी बॉडी होगा, ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया है, ज्यादा इनर्शिया तो मोर फोर्स रिक्वायर्ड. लाइटर बॉडी है तो लाइटर बॉडी लेस मास है तो लेस इनर्शिया तो लेस फोर्स रिक्वायर्ड. यानी मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया के लिए मास का होना जरूरी है. इनर्शिया का मेजर है मास. कितना इनर्शिया प्रॉपर्टी है इनर्शिया. इट्स नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी. तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड मास. ओके. अब यहाँ पे एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट आता है. एरिस्टोटल बोलता है कि बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, बराबर है. पर स्टेडीली मूविंग बॉडी डज नॉट रिक्वायर एनी फोर्स. स्टेडीली मूविंग बॉडी को कोई अपोज नहीं करता तो फोर्स को चाहिए उसको, बराबर. तो वहां पे आके एरिस्टोटल अटक गया. गैलीलियो ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि अ बॉडी मूविंग स्टेडीली कम्स टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम. क्यों? क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है. अब एक मूविंग बॉडी है, comes to stop after traveling some distance. क्यों? क्योंकि ground gives a friction force. अगर मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता? तो बॉडी वुड मूव कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड, बराबर है. बॉडी मूव कर रहा था कुछ एक स्पीड से, वो रुक जाता है आगे जाके. क्यों रुक जाता है? क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. अगर मान लो फ्रिक्शनलेस जमीन होती, ऐसा कभी होता नहीं है. फ्रिक्शनलेस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. इट्स प्योरली एन आइडियल केस. नो फ्रिक्शन एट ऑल. मान लो अगर ऐसा होता है यहाँ पे नो फ्रिक्शन होता तो बॉडी का कोई अपोज ही नहीं करता तो बॉडी कंटिन्यू करता अपनी स्पीड. तो वहां पे क्या बोलेंगे? कोई फोर्स ही नहीं है एंड बॉडी मूव्स. एरिस्टोटल ने क्या बोला था? फोर्स तो जरूरी है बॉडी के मोशन के लिए. नहीं. इफ बॉडी मूविंग स्टेडीली नो फोर्स रिक्वायर्ड, इट कंटिन्यूज मोशन बाय इटसेल्फ. अगर बॉडी स्टेशनरी है तो उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए अपनी स्पीड. यानी बॉडी का स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड. स्पीड चेंज नहीं होगा तब तक फोर्स की जरूरत नहीं है. यानी स्पीड जीरो, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्पीड कोई वैल्यू, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन. तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कब आती है? एक्शन फोर्स की जब दोनों स्टेट में से चेंज करना हो तो, यानी स्पीड को चेंज करना हो तो. एरिस्टोटल वहां पे गलत पड़ गया. उन्होंने बोला बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए. व्हाट अबाउट कांस्टेंट स्पीड? नो फोर्स रिक्वायर्ड. तो फिर वो तो चला ही नहीं. इसलिए एरिस्टोटल वहां पे थोड़ा गलत पड़ गया. गैलीलियो ने उसको सुधारा, बोला कि फोर्स तो चाहिए, बराबर है. फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द स्पीड, बराबर. तो दैट्स द सिचुएशन. क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया रिगार्डिंग कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. एंड ये हमारी बात हो गई बेसिक स्टेट की. अब ये तो प्रॉपर्टी बोला इनर्शिया का, क्या बोला ये वर्डिंग जरा फिर से देखते हैं. इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है? अ बॉडी इन अ स्टेशनरी स्टेट, द बॉडी इज नॉट एबल टू चेंज द स्टेट. प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट unless and until acted upon by some external force. Property of body to maintain its state unless and until some external force is applied. बराबर है. That property of body to maintain its state is called inertia. अब ये नीचे स्टेटमेंट बोला ना, that property of the body, वो हटा दो. तो आगे खाली स्टेटमेंट ले लो, उसको डबल कोट्स में डाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? A stationary body remains stationary and a moving body continues to move with the same speed unless and until some external force is required. Unless and until some external force is required. यानी external force होगा तो ही body will be able to change the state, but body does not change its state unless and until some external force is applied. ख्याल आया? तो stationary body remains stationary and moving body continues to move with the same speed. Newton's first law of motion. साथ में लिख दो, this property of the body is called inertia. Inertia का definition. यानी inertia का definition first law of state motion का statement, इनर्शिया का डेफिनेशन एंड फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट दोनों एक ही है. बोथ आर सेम. इसलिए इन अदर वर्ड्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. ये लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं. तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूसेस फोर्स. वो क्या बोलता है? बॉडी को अगर अपना स्टेट चेंज करना है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड. देयरफॉर द फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ में फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ. हाँ, एक और चीज है खास कि मान लो एक फोर्स यूं, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, दूसरा फोर्स यूं लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया. तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा. अगर फोर्सेस लग रहे हैं पर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो दैट इज द सेम केस एज नो फोर्स एक्टिंग. अगर फोर्सेस लग रहे हैं
तो उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो दैट इज सेम केस एज लॉ ऑफ मोशन। तो मुझे लगा ऐसा कैसे, चलो ये टेबल पे पड़ा हुआ एक बॉक्स, इसका मास m है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो हमेशा ओमनी प्रेजेंट है। a box lying on the ground या फिर टेबल, does it move by itself? नहीं, वो तो स्टेशनरी है, उसका फोर्स नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब नहीं, वेट फोर्स से लग रहा है, तो फिर वो क्यों स्टेशनरी है? कि किसी और ने इसको बैलेंस कर दिया, इससे रिजल्टेंट जीरो हो गया, तो फिर इट डज नॉट मूव। यानी कि इन ऑर्डर टू गेट मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, पर कैसा? अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, फोर्सेस लग रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर फोर्सेस का नेट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट में खास बोलते हैं अनलेस एंड अनटिल अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। क्या नेट फोर्स लगेगा तो आएगा, नेट फोर्स अगर जीरो है, फोर्सेस लग रहे हैं पर उसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो है, तो नो मोशन, बराबर है, तो नो चेंज। यही हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हिच इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ फोर्स। सीधा जंप करते थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ तो बहुत ज़्यादा पहचान और प्यारा सा है। क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हमें एक ही लॉ तो याद रहता है, वो थर्ड वाला, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ, वर्डिंग ध्यान से समझो, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर है, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन नहीं, इसको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन की जो पेयर है, व्हाट इज दैट? कोई एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन, फिर से एक्शन हुआ उसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में, दैट्स कॉल्ड रिएक्शन, बराबर है। तो एक्शन रिएक्शन और इक्वल ऑपोजिट मतलब एक्शन वाला जो फोर्स है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड फॉर एवरी फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स आल्सो अवेलेबल, इक्वल एंड ऑपोजिट। ऐसा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, बराबर है। यानी उसका सिंपल सा एग्जांपल, रबर का बॉल दीवार पे फेंका, दीवार हिलती नहीं है, इसलिए रबर का बॉल वापस आ गया। एक्शन रिएक्शन, बराबर है। हमने बॉडी कोई बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को धक्का मारे, ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा तो हम पीछे जाने लगते हैं, बराबर है कि हम धक्का मारते हैं, वो नहीं हिल रहा तो हम पीछे जाते हैं क्योंकि उसका रिएक्शन लग रहा है हम पर, वी गो बैक। क्लियर? दैट्स द कांसेप्ट ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो यू कैन हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट। देयर आर ऑलवेज अ पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन एवरीवेयर। एक बॉक्स है, आप उसको रोप लगा के पुल कर रहे हो, यू आर पुलिंग द रोप बॉक्स विद द रोप। आपने रोप पे यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगाया, ये फोर्स यहाँ लगाया आपने, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यूं लगेगा F, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये पॉइंट पे लगेगा। आप यूं खींच रहे हैं, ये पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? ऑन दिस ब्लॉक। तो ब्लॉक पे एक फोर्स यूं क्रिएट होगा, इसका रिएक्शन F1 F2 आर पेयर ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन, F2 एंड F3 आर पेयर ऑफ फोर्स। अब ये F3 जो ब्लॉक्स पे लग रहा है, तो बॉक्स एक और रिएक्शन फोर्स लगा है, उसके ऊपर F4, यानी ऑलवेज एवरीवेयर देयर आर पेयर ऑफ रिएक्शन फोर्स। हम सब ये सब देखेंगे न्यूमेरिकल्स में लेंगे तब, तो ये पेयर ऑफ फोर्सेस दिखते हैं हर जगह पे, पेयर ऑफ फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन। क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया। हाँ, पर याद रखना ये लॉ लिमिटेड है, दिस लॉ हैज इट्स लिमिटेशन। हमको बचपन में जब वो 8 9 में जब ये लॉ आया था, हमको उसके बारे में समझाया था, जॉली गुड मेथड से सर ने बताया था। अपने दोस्त एक लाफा मारो एक्शन, तो सामने तुमको दूसरे झापट मार देगा, रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट, इससे हमेशा पंगा करते ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट। तो आप अपने दोस्त को झापट मार रहे हो, सामने मारेगा, उसको एक गाली दे तो सामने गाली देगा, बराबर है। ये हमको एग्जांपल दिया गया था। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यू जज बाय योरसेल्फ कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल। हमारी टीचर ने हमको झापट मार दिया, चलो शुरू हो जाओ। इज इट पॉसिबल? हमारी टीचर ने हमको झापट मार दिया, हमने कोई गलती की होगी, झापट मार दिया, कैन यू गिव अ रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट? अच्छा, दूसरी बात, चलो छोड़ो, हमारे पापा, हमारे रिजल्ट थोड़ा कम आया था, पापा को गुस्सा आ गया, एक रसीद दिया गाल पे, करोगे सामने? विल यू गिव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? चलो इसको भी छोड़ो, तो पापा है, टीचर गुरु होते हैं, पापा होते हैं, हमारे बड़े हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते सामने। ठीक है, आपकी गली में कुत्ता है, उसने आपको काट लिया, बाइट कर लिया, दौड़ोगे पीछे? ला मैं भी तेरे को बाइट, तूने मेरे को बाइट कर, मैं भी तेरे को बाइट करूँ, तूने मेरे को पैर पे बाइट कर, मैं तेरे पाँव पे बाइट करूँगा। डू यू डू दैट? इज एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट?
एक और एग्जांपल ले लो, दोस्तों में अपने लीन मीन खेपट आदमी है और सामने हमारा दोस्त एकदम हट्टा कट्टा वेल बिल्ड बॉडी, उसने हमको खींच दिया, करोगे पंगा? पंगा तो दुश्मन देख के किया जाता है ना, बिना सोचे समझे तो नहीं कर सकते ना। तो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल अपोजिट, ये खाली यहाँ मोशन के लिए बराबर है, डेली लाइफ में इसे अप्लाई नहीं करना क्योंकि उसकी अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस है। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट ब्रैकेट में लिखा होता है इन सर्टन सर्कमस्टेंस ओनली, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस अप्लाई, चला इसलिए। अच्छा चलो जोक से बाहर आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जोक्स। थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, यानी यहाँ फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस द फोर्स, थर्ड लॉ गिव्स द डायरेक्शन, तो सेकंड लॉ क्या करता है? इट गिव्स द वैल्यू। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड लॉ की तरफ। चलो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, थर्ड लॉ ने उसका डायरेक्शन दिया, सेकंड लॉ उसका वैल्यू देता है। सेकंड लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। लेकिन न्यूटन्स थ्री लॉज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पहले लॉ में इंट्रोडक्शन हुआ फोर्स का, सेकंड लॉ में वैल्यू मिला, थर्ड में डायरेक्शन, यानी तीन लॉ मिलकर फोर्स के बारे में बात करते हैं, बराबर। दैट इज न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉ में चलने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम का। मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय छोटा p and it's a vector quantity। मोमेंटम क्या है? तो पहले इसका डेफिनेशन लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। तो सर डेफिनेशन, यही तो वर्डिंग, इसको वर्डिंग में डाल दो डेफिनेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई स्केलर विद अ वेक्टर यू ऑलवेज गेट अ वेक्टर। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? p इज इक्वल टू m इनटू e, सादा सीधा। मैग्नीट्यूड इसका मास इनटू स्पीड, तो इसका यूनिट आएगा, क्या आएगा यूनिट इसका? तो मास का kg, स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो यूनिट इसका kg मीटर पर सेकंड, बराबर है। डायमेंशनल इक्वेशन आएगा इसका, क्या आएगा? kg का m1, मीटर का l1, टाइम का -1, इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या? मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी है। मास तो स्केलर क्वांटिटी, उसका तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही मोमेंटम का, तो डायरेक्शन क्या आएगा इसका? अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग वेलोसिटी, ओके, इट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर इसका इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम, व्हाई डू वी डिफाइन दिस मोमेंटम? तो इसका भी बोलेंगे इट गिव्स सम मोर इंफॉर्मेशन देन वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, a fat boy and a thin boy are moving with same speed। fat boy and thin boy are moving with same speed। फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा? फैट बॉय में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। नहीं, स्पीड तो दोनों की सेम है, तो फिर उसका मास ज़्यादा है, बराबर। अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? ज़्यादा स्पीड के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, कम स्पीड के लिए कम फोर्स चाहिए। एक्टिवा को फास्ट भगाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, स्लो भगाना है, स्लो मूव करना है तो कम फोर्स लगाना पड़े। या फिर दूसरी तरफ से सोचो तो कोई ऑब्जेक्ट फास्ट आ रहा है तो उसको रोकने के लिए मोर फोर्स रिक्वायर्ड, स्लो आ रहा है तो उसके लिए लेस फोर्स चाहिए। तो हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट स्पीड के साथ कनेक्टेड था, बराबर है। पर ये फैट बॉय एंड थिन बॉय का एग्जांपल है, क्या है? अ फैट बॉय मूविंग एंड थिन बॉय मूविंग इन सेम स्पीड, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फैट बॉय। क्यों? उसका मास ज्यादा है, तो मास को भी लेना पड़ेगा। मास ज्यादा तो ज्यादा फोर्स, मास कम हो तो कम, दोनों की स्पीड सेम, बराबर है। तो मोर मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स, मतलब मास भी कनेक्टेड है। तो फिर स्पीड का तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, स्पीड तो है ही है, स्पीड तो है ही है, मास भी है, तो दोनों की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फोर्स। फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए मास भी होना, मास का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्पीड का भी होना चाहिए,
तो दोनों को इकट्ठा कर दिया, नवी क्वांटिटी बनाई, मास इनटू वेलोसिटी एट मोमेंटम, क्योंकि दोनों की जरूरत है। तब क्या बोलेंगे, मोर द मोमेंटम मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड, लेस द मोमेंटम लेस फोर्स रिक्वायर्ड। मोर द मोमेंटम मोर फोर्स रिक्वायर्ड, लेस द मोमेंटम लेस फोर्स रिक्वायर्ड। इसलिए मोमेंटम के बारे में क्या बोलेंगे, इसमें मास भी इन्वॉल्व है, इसलिए वेलोसिटी से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए एग्जांपल अपने देने का, फैट बॉय एंड थिन बॉय मूविंग विद सेम स्पीड, मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फैट बॉय, व्हाई, बिकॉज हिज मास इज मोर। नहीं, अब बोलने का बिकॉज हिज मोमेंटम इज, मास ज्यादा है स्पीड सेम, मास ज्यादा है तो ज्यादा मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज मोर। ओके, तो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में स्पीड वेलोसिटी के अलावा मास भी आ गया, जिसको मोशन के लिए फोर्स, जिसको फोर्स डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है, बराबर है। इसलिए मोमेंटम को डिफाइन क्यों किया, क्योंकि स्पीड के साथ मास को भी इन्वॉल्व करना था इन ऑर्डर टू डिटरमाइन फोर्स, इसलिए मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया, बराबर है। अब ये हो गया कंसेप्ट मोमेंटम का। न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमेशा लॉ का स्टेटमेंट डबल कोट्स में ही देने का, भूलना नहीं। लॉ का स्टेटमेंट अगर बिना डबल कोट्स के आया तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी लाइन, ऑर्डिनरी सेंटेंस बन जाता है। जब डबल कोट्स में आया तो इट बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हिच हैज अ वाइटल इंपॉर्टेंस, राइट। इससे खास ध्यान रखना, डबल कोट्स में ऊपर एक लाइन छोड़ो नीचे एक लाइन छोड़ो, स्टेटमेंट के स्टेटमेंट लिख रहे हो डबल कोट्स में ऊपर एक लाइन छोड़ने के नीचे एक लाइन छोड़ो, ताकि दूर से दिखना चाहिए स्टेटमेंट है लॉ का। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ चेंज इन योर प्रेजेंटेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रेट ऑफ चेंज यानी क्या, चेंज पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम इज गिव्स द फोर्स, बराबर। क्या हुआ मीनिंग, मोमेंटम पी बार, उसमें चेंज कितना डी पी बार, कितना टाइम लिया बोले डी टी, तो डी पी बाई डी टी गिव्स अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, तो मोमेंटम change in momentum upon time taken gives rate of change in momentum, and this rate of change in momentum is equal to force, and this change in momentum is in direction of force, यानी momentum में change होगा वही direction force का होगा। okay, so that is Newton's second law of motion। wording आ गया, अब wording पर से formula बन जाता है। तो ये formula जो लिखा हमने F bar is equal to dp bar by dt, that is nothing but mathematical form of Newton's second law, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसके ऊपर से फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अच्छा, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ बार इक्वल टू dp बाई dt, दैट इज d बाई dt ऑफ p बार क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास बीइंग कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, dv बार बाई dt। ड्यूरिंग द मोशन मास चेंज नहीं होता, बराबर, ड्यूरिंग द मोशन मास चेंज नहीं होता है, इसमें मास को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है। ड्यूरिंग द मोशन मास चेंज नहीं होता, फिजिक्स बोलता है क्लियरली, ड्यूरिंग द मोशन मास चेंज नहीं होता। इसलिए याद रखें, सुबह उठ के दौड़ने जाओ या एक्सरसाइज में जिम करो, मास में चेंज नहीं होता है, कितना भी दम लगा लो, फिजिक्स बोलता है। चलो, एफ बार इक्वल एम डी बाई डी टी, डी बाई डी टी यानी क्या, एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द फार्मूला फॉर फोर्स। तो मुझे अच्छा ये फार्मूला ये तो आपको पता है, हाँ तो कोई बात नहीं, ऑब्टेन करना था। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, assuming mass of the body to be constant, अगर कंडीशन लिखना कंपलसरी है। चलो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें भी आदत रहे। यहाँ पे लिखने का, assuming mass of the body to be constant, assuming mass of body to be constant, we have f bar is equal to m bar आ गया dv bar by dt, and dv bar by dt is acceleration, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला। ओके, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द लॉ। 2 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द लॉ इन गिव द मैथमेटिकल फॉर्म, ये 2 मार्क का हो गया, 1 मार्क में 1 मार्क। 3 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ एंड यूजिंग इट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यानी ये 2 मार्क का वेटेज, ये 1 मार्क। स्टेटमेंट लिखो एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके, दैट्स हाउ इट कैन बी आस्क्ड, यानी सेम क्वेश्चन डिफरेंट मार्किंग पे कितना कितना लिखना हो तो वो आ गया। अच्छा, इसमें कहानी इसको आगे और बढ़े तो एज वी नो दैट a बार इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, है ना, ऐसे लिखते हैं ये बार को 3 डायमेंशन में, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो देयरफॉर फोर्स f बार विल बी इक्वल टू m इनटू ax i कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन फोर्स along x direction, तो ये fx i कैप हो गया, along y direction f y j कैप, along z direction f z k कैप। यानी फोर्स के भी तीन कंपोनेंट्स, फोर्स के भी तीन कंपोनेंट fx fy fz। जैसे हमने देखा था आगे चैप्टर में r बार डेल्टा r बार वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सबके तीन तीन कंपोनेंट थे, वैसे यहाँ पे भी fx fy z कहलाया, where fx is nothing but m into x, fx is nothing but m into x, or you can say m into dvx by dt. Similarly, fy is equal to may, m into dvy by dt. fz is equal to maz, that is m into dvz by dt. Clear about this? ये हो गया रिगार्डिंग फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने फोर्स का वैल्यू दिया। फर्स्ट लॉ गिव्स द इंट्रोड्यूस द फोर्स, फोर्स नाम की कोई क्वांटिटी है ऐसा बताता है, there is some entity like force which creates change in motion. Second law gives the value and third law gives the direction. तो तीनों तीन लॉ मिलके फोर्स के बारे में ही बात करते हैं। ये हो गए न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन।